जब से ये राम मंदिर घोटाले का मामला आया, चढ़ावा चोरी का मामला आया, हर किसी को याद आ रहा है कि मुगलों ने जितना लूटा उससे ज़्यादा भी लूट लिया। क्या कहते हैं इन लोगों ने, अब ज़्यादा कम का तो पता नहीं। और मैं लगातार सोच रहा था कि मेरे पास बीसियों एग्जाम्पल हैं। कश्मीर पर आपको पता है मैंने थोड़ा सा काम किया है, तो राजतरंगिणी पढ़ी है। राजतरंगिणी में राजा हर्ष का जिक्र आता है, और जितनी नफरत राजा हर्ष के लिए है राजतरंगिणी में कल्हड़ को, उतनी शायद किसी और के लिए नहीं है। और वो इसलिए है कि उसने मंदिरों को भी लूटा, उसने बौद्ध जो स्तूप थे उनको भी लूटा, और बाकी सब जो किया वो तो है ही। लेकिन हर्ष का नाम कभी मंदिर की लूट में नहीं आता है। चोलों ने लूटा वो नहीं आता है, मराठों ने लूटा वो नहीं आता, मंदिरों को लूटा वो नहीं आता है। मुगलों ने मंदिरों को लूटा, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा। और मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता तो 400 साल 300 साल तो कायदे से रहे, मतलब 200-250 साल तो बहुत कायदे से रहे, पूरी ताकत थी, और उसके बाद भी रुतबा काफ़ी टाइम तक बना रहा। हिंदुस्तान में कोई मंदिर बचता नहीं। मुझे नहीं लगता कि मतलब 300 साल आप शासन करते हो और किसी की हिम्मत थी कि मंदिर कोई बच जाता। तो ये सारी बातों के बाद एक लाइन का सवाल फ्रेम कर लेता हूँ कि कितना लूटा। देखिए, एक तो ये कुछ अजीब मामला हो गया है, और वो इसका ताल्लुक इसी से है कि इन लोगों को इतिहास बोध नहीं है, या फिर इनका ये इतिहास बहुत बिल्कुल अलग है, विकृत है। हाँ वो हाँ वो क्योंकि देखिए। वो हाँ नया इतिहास पैदा कर। जी। एक तो मुगल जो हैं वो मुसलमानों के पर्याय हो गए। हाँ। तो दिल्ली में तो मुसलमान बादशाह जब आए तो वो 1192 में आ गए थे, बिल्कुल। और 1192 से 1857 तक हम्म। तो बादशाह तो मुसलमान थे। हम्म। अगर इनकी बात मान ली जाए कि वो लगातार लूट रहे थे, तो दो चीजें हैं। एक तो वो लूट कहां लेके गए, क्योंकि उनमें से कोई भी यहां से पलट के नहीं गया। क्रिमिनल वाले में भी ट्रेल पकड़नी होती है कि पैसा चोरी हुआ तो गया कहाँ, हाँ कहाँ रखा हाँ गया। हाँ जी। हाँ। तो उनमें से कोई, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम रूलर है जो महमूद गौरी के बाद वो तो चला गया था, और वो लाहौर से निकलते हुए मारा गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को यहाँ का बादशाह डिक्लेयर कर दिया, सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त जो हुकूमत थी वो लाहौर तक थी, और वो लाहौर में ही मरा और वहीं वो दफन हुआ। एक्चुअली उसके वक्त में तो राजधानी भी लाहौर थी जी। लंबे समय तक थी, मुगलों के समय तक लाहौर ही थी। वो तो वॉज वन ऑफ दिन। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता पे आने के बाद, शमसुद्दीन अल्तमश ने कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की। जी। उससे पहले कैपिटल दिल्ली नहीं है। तो जब से लेके 1857 तक दिल्ली से मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहे थे। सबके सब यहीं दफन हुए, बाबर के अलावा। और बाबर भी काबुल गया, क्योंकि वो उस वक्त वैसे भी जो मुगल सल्तनत थी, काबुल उसका हिस्सा था। तो और उस इलाके से हमारा पुराना संबंध है, क्योंकि गांधारी गंधार तो गंधार से आई थी। जी। और गंधारा आर्ट के बिना तो मूर्ति शिल्प नहीं है हिंदुस्तान में। उसकी शुरुआत तो गंधार से हुई है। तो लूट के कहाँ ले गए, पहला तो सवाल ये है। और दूसरा ये कि इस आर्ग्यूमेंट के अंदर वो छुपाते उनको हैं जिन्होंने असली में लूटा है, जो अंग्रेज थे, जो हमेशा यहां से लूट के गए। और उन्होंने हमारे मुल्क को, मतलब ये तो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की कैलकुलेशंस हैं कि शाहजहां के वक्त में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी वॉज 24-25%। जब अंग्रेज यहां से तशरीफ लेके गए हैं, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी वॉज 3%। इसकी बात नहीं करते, इसका जिक्र नहीं करते। इकोनॉमिक ड्रेन पर तो बाकायदा इकोनॉमिस्ट ने लिखा हाँ, है। हाँ, किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, पैधन विदेश चरियात। हाँ। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने लूटा, लूट के कहाँ ले गए? ताजमहल यहीं बनाया, सब कुछ यहीं बनाया, यहीं यहीं बड़े हुए, यहीं पे उन्होंने शादियां की, यहीं उनके बच्चे, उन्होंने यहाँ से हुकूमत की, और कितनी बड़ी एम्पायर बनाई। यहाँ से कुछ बाहर लेके नहीं गए। दूसरी जो उसके साथ आर्ग्यूमेंट होता है कि
मंदिर तोड़े और लोगों को जबरदस्ती मुसलमान किया। 1192 से 1857 तक 700 साल से ज्यादा, 740 साल लगभग। अगर 35 साल। 700 साल तक ये लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे थे, बड़े नाकाबिल लोग थे, बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम था एकदम। आज भी 85% हिंदू कैसे हैं? हिस्टोरिकली कोई साक्ष्य नहीं है फोर्सेबल कन्वर्जन्स का, कोई नहीं है। मतलब इक्का दुक्का दो चार इक्का किसी- दुक्का हाँ, पागल leaders, तो हाँ, वो अलग इक्का मामला दुक्का है। पागल लोग तो कहीं वो भी होते होते रहे हैं, हैं, हाँ। लेकिन और एक बड़ी सीधी बात है, इनमें से बहुतों ने एक अलग टैक्स लगाया था, जजिया। इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस कि सबको कन्वर्ट कर लो, वो इनकम की सोर्स खत्म हो जाएगी। दूसरे, अगर वो इस्लामिक राज चला रहे थे तो उनके सारे के सारे ब्यूरोक्रेट, उनके सारे राजे, वो कैसे हिंदू थे? हाँ, उनको भी कन्वर्ट नहीं किया। किसी को नहीं भाई कन्वर्ट। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा हाँ, मान सिंह, शाहजहां हाँ, से लेके लगातार हाँ, ये लोग हाँ, राणा हाँ, प्रताप के खिलाफ लड़ने गए, हाँ, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ, और उनके खानदान की तो बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जी 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 जी। तो इसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नफरत का पूरी की पूरी विचारधारा पैदा की जा रही है, और ऐसा ये नहीं है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। एक साहब थे जो जर्मनी में यही करके गए, और उन्हीं के पच्चिन्हों पे चलते हैं ये। और गोलवालकर जी ने तो उनकी तारीफ की है और कहा है कि हिटलर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सावरकर ने भी किया। सावरकर ने, गोलवालकर ने नहीं, सावरकर ने गोलवालकर दोनों ने लिखा है। वो उनके आइडियल थे। और जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे यूरोप की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, वैसे ये हो रहा है। आपको हमेशा एक, जिसे फॉल गाय कहते हैं, जिसके लिए आप हर चीज की जिम्मेदारी जिस पे टिका देते हैं, जो नेहरू जी हैं आजकल, जो नेहरू जी हैं। और अब तो वो ये भी और आसान हो गया, कह दिया कि नेहरू जी तो मुसलमान थे। उसके लिए आपको कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य, कुछ देने की जरूरत नहीं, बस आपने कह दिया। और क्यों? जो आपने पहला सवाल पूछा था, इंदिरा गांधी का पति मुसलमान था, क्योंकि फिरोज गांधी नाम था, पर्शियन था लेकिन फिरोज गांधी नाम था। वो पारसी था, पारसी थे वो पारसी था। तो लेकिन, और हैरत की बात यह है कि बहुत से पारसी भी इस लगातार झूठ के ऊपर चुप बैठे रहते हैं। बिजनेसमैन है ज्यादातर, क्यों फंसने जाए, सबके सभी वरना आगे आके क्लेम कर सकते थे। हाँ हाँ। एक और सवाल बनता है, यहीं से निकलता है, और वो सवाल बहुत बड़ा बन जाता है, चूँकि नेहरू का भी जिक्र आ गया है। 1947 में हम एक बार जब आज़ाद होते हैं तो एक संविधान बनाते हैं, आइन बनाते हैं, और हम ये तय करते हैं कि मिट्टी डालो, ये जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालो, और अब एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ सब लोग एक तरह से रहेंगे और प्रोग्रेसिव होंगे। और हम देखते हैं कि एक पीरियड तक, जैसे मैं मजाक में कहता हूँ कि हमारे पहले वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी और हमारे बाद वाली पीढ़ी हमसे कम प्रोग्रेसिव दिखाई दे रही है। ये पूरा सच नहीं है, हमारे बाद की पीढ़ी में बहुत शानदार लोग हैं और हमारी पिछली पीढ़ी में भी एक से एक लोग हैं। ये हुआ क्या अचानक? मतलब जो लोग लगातार हाशिए पर थे, और ये मैं सिर्फ हिंदू कट्टरपंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामिक कट्टरपंथ भी, हमारे मुस्लिम दोस्त थे तो वो इनका भी मजाक उड़ाते थे, और एक तरह का क्लास दिखाई देता था जो इन सारी चीज़ों से, ठीक है नमाज़ पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, पूजा कर लिया, कभी नहीं किया, दिवाली मना ली, होली मना ली, ईद मना लिया, साथ में मना लिया, लेकिन बेसिकली जो धर्म के बहुत ज़्यादा प्रपंच हैं उनसे बाहर निकले हुए हैं। अचानक हुआ क्या कि 20-25 सालों में, या और कम 15 सालों में, हमारे अंदर की जो सबसे पिछड़ी हुई प्रवृत्तियाँ थीं वो निकल के सड़क पर आ गई, और सड़क पर आई। और ऐसे ऐसे लोग जिनको हम समझते थे यार ये तो अच्छे लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि सोहेल भाई, मतलब लगता है कि यार कैसे हो गया ये हमारे सामने। मतलब शायद हमारी पीढ़ी ये दर्द महसूस कर सकती है, हमारे बाद वाली को ना हो जाए। देखिए, आप इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि जो वर्ल्ड बैंक का मॉडल है, जिसका पूरा प्रेशर ये है कि आप लोगों को सब्सिडीज देना बंद करें, आप लोगों को बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज ज़िंदगी के लिए जो चाहिए वो आप मार्केट को तय करने दें, और जो मुल्क उनकी, स्पेशली जो नए आज़ाद हुए देश हैं,
उनके इस फॉर्मूले को मानेंगे तो उनको IMF लोन देगा। ये चेंज शुरू हुआ है उस दिन से जब हमने IMF का पहला लोन लिया है। उसके बाद वो पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी इस मुल्क की, उसे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत नरसिम्हा राव के समय में 90s में। और वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने वाले लोग इस देश के नेता बनने शुरू हुए। ये वहाँ से ये स्लाइड होना शुरू हुई है। और जितना आप नेहरूवियन इकोनॉमिक्स को, नेहरूवियन पॉलिसीज़ को डिसमेंटल करेंगे उतना ये बढ़ेगा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, पूरे दक्षिणी अमेरिका में, पूरे थर्ड वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ राइटिस्ट्स दोबारा इमर्ज हुए हैं, उन सब ने पहले IMF से लोन लिया है। क्या IMF कहता है कट्टरपंथ बढ़ाओ? नहीं, IMF ये नहीं कहता है। IMF जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करता है वो उसके साथ साथ ये इंटॉलरेंस, एंटी डेमोक्रेटिक डिसीजंस, ये सब के सब उसके साथ आते हैं। और उसके अंदर ये राइटवर्ड शिफ्ट, बिकॉज मार्केट इकोनॉमी को डिफेंड कौन कर रहा है? पूरी मार्केट इकोनॉमी। बहुत सारे लिबरल भी करते हैं। हाँ, बहुत सारे लिबरल करते हैं। जो हमारे यहाँ ये सो कॉल्ड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी शुरू हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस समय ये ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस समय जो लोग सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे थे या एडवोकेट कर रहे थे, उनमें से एक थे ब्रह्मा चेलानी। अगर आपको याद हो, उस समय लगातार उनके आर्टिकल आते थे। अंकलेश्वर अय्यर, टाइम्स ऑफ इंडिया और अंकलेश्वर अय्यर जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो गए थे। और ये लोग पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी का, लेकिन ये लिबरल लोग हैं, ये तो कट्टर नहीं हुए। ब्रह्मा चेलानी के अभी भी मैं देखता हूँ, ट्वीट्स देखता हूँ या आर्टिकल्स देखता हूँ, तो रिलीजन वाले मामले में तो वो कट्टर नहीं है। नहीं, आपको रिलीजन के मामले में कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सावरकर कितने रिलीजियस थे। लेकिन रिलीजन के नाम पे कट्टर थे वो, रिलीजियस तो नहीं थे वो। नहीं, ऑलमोस्ट नास्तिक थे वो। मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ। वो नास्तिक थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट। उन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल किया है। हाँ, तो वो खुद कट्टर नहीं थे। उन्होंने तो बीफ ईटिंग को प्रमोट किया है। हाँ, वो सब ठीक है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। हाँ। तो ये जो पूरा फ्रेम है जिसके अंदर ये ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी कैसे पावर में आई? ये मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होता है, फिर ये लोग राइज करते हैं, वो पूरी आती है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म राइज करता है। तो ये पूरी दुनिया में ये पैटर्न है। वर्ल्ड बैंक के डिक्टाट पे चलने वाली इकोनॉमी और राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड अटैक ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब इकट्ठे आते हैं।